प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और बहुत प्यारे पीछे के विद्यार्थी, आगे विद्यार्थी नहीं। मुझे विषय दिया गया है साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध। मेरे और मेरे पीछे वाली पीढ़ी के सबसे चहेते फिल्मकार या अभिनेता का जन्मदिन है दिलीप कुमार साहब का 11 दिसंबर। हम उन्हें याद करते हुए शुरू करते हैं। दो चीज़ें हैं, दोनों को समझ लें, साहित्य और सिनेमा। साहित्य की शुरुआत तभी हो जाती है जब आदमी ने बोलना शुरू किया। सिनेमा की शुरुआत बहुत बाद में होती है। और दुनिया के जितने भी आप बड़े धर्म ग्रंथ देखते हैं, चाहे वो बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, ऋग्वेद हो, ये बुनियादी रूप में साहित्य हैं। बाद में धर्म का पलड़ा भारी पड़ा और वो पीछे चले गए, जैसे रामचरितमानस के साथ हुआ। अच्छी साहित्यिक कृति थी और धार्मिक हो गई। तो वो सब जहाँ पर कल्पना है, जहाँ पर मनुष्य ऊपर उठने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसके अंदर एक एस्थेटिक सेंस जहाँ पर आ जाता है, वो कविता हो जाती है या साहित्य हो जाता है। और अरुणा जी ने बताया कि साहित्य का जो मूल होता है वो शब्द होते हैं और शब्दों के जरिए साहित्य बनता है। शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से पैराग्राफ बनते हैं, उसके छंद बनते हैं और वो साहित्य आप तक पहुँचने की कोशिश करता है। साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होता है। साहित्य आपके सामने कुछ शब्द रखता है, इमेज आप बनाते हो। और होली खुशी के मारे पगडंडियों पर चल रहा था, होली आप बनाओगे, होली को कपड़े आप पहनाओगे, होली का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप तय करोगे। सिनेमा ये सुविधा आपको नहीं देता है। तो साहित्य एक ऐसी विधा है जो आपका पार्टिसिपेशन चाहती है। और दो तरह का पार्टिसिपेशन, एक तो आप इमेजेस बनाते रहो और उसके साथ साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी उसी के साथ साथ चलता रहता है। क्या कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इस तरह की बात क्यों कही जा रही है, उसके पीछे का अर्थ क्या होगा, उसके और शब्दों का क्या होता है। तो शब्द का तो एक अर्थ होता है जिसको हम अभिधा कहते हैं, पर साहित्य अभिधा में होता नहीं है। फिर उसके अलग अलग शेड्स होते हैं, लक्षणा का होगा, व्यंजना का होगा, उसमें अलंकार होंगे, उसमें बिंब होंगे, प्रतीक होंगे, बहुत सारी चीजें। और वो सब परत दर परत आप उधेड़ते चलेंगे और आपका पार्टिसिपेशन उसके साथ चलेगा। इसलिए ही हमने साहित्य के आनंद को ब्रह्म के आनंद से या ब्रह्मानंद सहोदर कहा, आप उसे रस कह सकते हैं। तो ये काम साहित्य हजारों साल से कर रहा था और बहुत ज्यादा गहरे आप उसके साथ जुड़े थे। आप साहित्य के साथ जीते थे, साहित्य के साथ रोते थे, हंसते थे, गाते थे। पूरा जीवन आपका साहित्य को समर्पित था। भले आप अनपढ़ थे तो भी साहित्य आपके साथ लोक साहित्य के रूप में था, दादी की कहानियों के रूप में था, लोरियों के रूप में था, जो लोक गीत होते हैं उनके रूप में था। किसी न किसी रूप में वो आपके साथ लगातार, आप चाहे न चाहे, वो रहता ही था। जो लोग मेहनत करते हैं या जो औरतें धान रोपती हैं तो थक जाती हैं, 90 एंगल पर झुके रहना 3-4 घंटे मुश्किल है वह। तो उस दर्द को भुलाने के लिए जब वो गाते थे तो वो लावणी कहलाती थी, क्योंकि वो लगाना होता है, उसको लावणी कहते थे। तो वहां से वो गीत, और सारे गीत में दर्द ही होता था, मायके का दर्द, ससुराल का दर्द, ये सब उनके साथ चलता था जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक तो ये साहित्य चलता था। बहुत बाद में चलकर लिखित साहित्य की भी शुरुआत हुई। कुछ दिनों तक तो वो कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद था, क्योंकि हाथ से लिखा जाता था। हाथ से तो वही लिख सकता है जिसको लिखना आता है। लिखना तो उसी को आता था जिसकी जात ऊंची होती थी, जिसके पास सामर्थ्य होता था या जो राजा के दरबार में होता था, लिखता वही था। फिर एक क्रांति आती है 1000 साल पहले। कुछ गटनबर्ग नाम का एक आदमी प्रिंटिंग प्रेस बना देता है। अब हमें किसी लेखक की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट किताबें छपेंगी और मेरे पास पैसा होगा तो मैं खरीदूंगा और मैं पढ़ूंगा। तो वो जो मुट्ठी भर लोग थे उनके हाथ से किताबें आजाद हो जाती हैं और आजाद होकर सब तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन सब तक पहुंचने लगती है मतलब उनके पास, जिनको अक्षर ज्ञान है उनके पास पहुंचने लगती है। अब जो साहित्य लिखा जाता है
उस साहित्यकार को पता है मेरी ऑडियंस कौन है। तो साहित्यकार की ऑडियंस होती थी पढ़ी लिखी ऑडियंस। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में लिखा कि पढ़े लिखे लोगों के मनोवृत्तियों का इतिहास है। तो फिर वो उस तरह का साहित्य शुरू हो जाता है जिसको पढ़ा जाता है। पढ़ने की क्रिया किताब आपके हाथ में होती है, पर्सनल होती है। अभी अरुणा जी ने बताया कि किताब को आप कभी भी खोल के पढ़ सकते हो। पहले कहा जाता था सिनेमा को ऐसा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अब सिनेमा को आप ऐसा कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से सिनेमा देख सकते हो क्योंकि सिनेमा आपके मोबाइल में है। डाउनलोड कर लो, जब मन करे फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, जब चाहे तब देख लो। तो सिनेमा ने किताब की शक्ल हासिल कर ली है, अब उसने किताब को पीछे छोड़ दिया है। उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। तो बात हम साहित्य की कर रहे थे, फिर साहित्य पढ़े लिखे लोगों तक, फिर धीरे धीरे हमारे देश में हम आज़ाद होते हैं, या उसके पहले शिक्षा भी कितने लोगों को मिलती थी, लिटरेसी रेट कितना रहता था हमारा। अब तो अब चलकर हम हायर एजुकेशन कुछ 25% पर पहुंचे हैं। आज़ादी के समय 3, 3.5, 4% पर, उसमें भी महिलाओं का परसेंट पीछे हुआ करता था, उसमें भी देहातियों का पीछे हुआ करता था। जो शहर में है वो पढ़ लिया करता था। तो ये पूरा साहित्य का एक माहौल था, एक मंजर था, जिसमें हमारे साहित्यकार अलग अलग उद्देश्यों से साहित्य लिखा करते थे। हर साहित्यकार का एक ही उद्देश्य नहीं होता है। कुछ साहित्यकार पैसे के लिए लिखते थे, कुछ यश के लिए लिखते थे, कुछ लोगों को जागृत करने के लिए लिखते थे। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं साहित्य के। वैसे ही सिनेमा के भी बहुत सारे उद्देश्य होने लगे हैं। अब हर फिल्मकार सत्यजीत रे की तरह नहीं होता है। वो अभी जो फिल्म आई है, कौन सी जो आप लोगों ने अभी देखी होगी, पुष्पा, वो असल में सिनेमा ही नहीं है, पर आप उसे देखते हैं, तो उस पर हम बाद में आते हैं। तो साहित्यकार के बहुत अलग अलग उद्देश्य होते थे और अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए साहित्यकार लिखता था। बहुत सारे साहित्यकार हमारे हिंदी में बहुत गरीब और दुखी और संघर्षशील हुआ करते थे। बहुत लोगों ने एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल के बल पे एक बंगला बना लिया और बंगले का नाम नॉवेल के ऊपर रख दिया, चित्रलेखा। तो ऐसे भी लोग थे। बहुत लोग साहित्यकार के साहित्य के आधार पर पैसे भी काफी कमा लेते थे, कुछ राज्यसभा में पहुंच जाते थे। फिर कुछ पुरस्कार भी हमारे यहाँ आज़ादी के पहले मंगला देव पारितोषिक और देव पुरस्कार, आगे चलकर ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, बुकर, नोबल, ये सारे पुरस्कार भी साहित्यकारों को मिलने लगे। तो ये रहा साहित्य का एक प्रकार। साहित्य में इमेज आप बनाते हो, सिनेमा में इमेज वो बनाता है जो सिनेमा बनाता है। साहित्य में जैसे शब्द होते हैं, सिनेमा में वैसे इमेज होती है, एक बिंब होता है, और बिंबों को एक क्रम में रखकर एक सीन बनता है, और फिर उस सीन दर सीन करके पूरा सिनेमा बनता है। तो सिनेमा के बनने का तरीका अलग है। अरुणा जी ने बताया कि 1895 में पेरिस में पहली फिल्म दिखाई गई। मेरे ख्याल से दिसंबर का ही महीना था, शायद 24-25 दिसंबर का, ठंड का महीना। और सौभाग्य देखिए कि जिस होटल में था और जिस हॉल में था, उस हॉल का नाम इंडियन हॉल था, इंडियन हॉल था, और उसको इंडियन तरीके से सजाया गया था। शायद उनको पहले ही पता चल गया था कि भारत में सिनेमा एक जादू दिखाने वाला है, और वहाँ वो फिल्म दिखाई गई। बाद में हमारे यहाँ जुलाई 1896 में आती है, 7 जुलाई को, यहीं चर्च गेट में वॉटसन होटल जो अभी भी जिंदा है, रिपेयरिंग में चल रहा है, वहाँ पर वो फिल्म दिखाई गई लुमियर ब्रदर्स की। जो पहला सिनेमा था वो कुछ नहीं करता था, एक कैमरा है सामने, जो कुछ आ रहा है उसको वो कैच कर लेता है, कैप्चर करता है और उसको पर्दे पर दिखा देता है। यानी पूरी तरह यथार्थवादी, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री में भी अभी बहुत सारी सटल चीजें आने लगी हैं, पर वो आपको सिर्फ पर्दे पर चलती फिरती चीजें दिखा रहा था, चलचित्र दिखा रहा था, और वो भी अपने आप में बहुत बड़ा जादू था। जादू तो वो कैमरा भी था, आपके सामने खुलता और खट से आपकी फोटो ले लेता है। उस जमाने में जब कैमरा आया था, बहुत सारे लोग फोटो नहीं खिंचवाते थे कि वो फोटो खींच लेगा तो हमारी आत्मा उसमें चली जाएगी, फिर हमको मार सकता है या हमको कैप्चर कर सकता है। सिनेमा के साथ भी ऐसा है। हमने कई बार ऐसे मजाक में सुना था कि कोई एक फिल्म चलती है, उसमें घोड़ा भागते हुए आता है और सामने का आदमी उठकर भागने लगता है कि मेरे ऊपर घोड़ा ना आ जाए,
देहातियों के बारे में कहा जाता है। पहली फिल्म जब फ्रांस में दिखाई गई थी 1895 में, तो भी एक औरत उठ के वहां से भाग गई थी जब ट्रेन आ गई थी। तो ये ह्यूमन नेचर है, देहातियों को दोष नहीं दे सकते। तो जब सिनेमा आता है तो वो सिर्फ चित्रित करता है। तो जो पहला दौर रहा हमारे सिनेमा का, वो एक तरह से यथार्थ को चित्रित करके पर्दे पर चलता हुआ दिखाता था, और साउंड नहीं था, जैसे कि अरुणा जी ने कहा। पर जो साइलेंट फिल्म था वो ज्यादा बोलता था, वो बाहर से बोलता था। जब मूक फिल्में हुआ करती थी, तो मूक फिल्में जहां बम्बई की अगर मैं बात करूं तो रोमन कैथोलिक चर्च में जब वो सिनेमा दिखाया गया था, तो चर्च का पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके साथ इस्तेमाल किया गया था। यहाँ फिल्म चल रही है, यहाँ पर बाजे बज रहे हैं, और बीच में जो बताया जा रहा है कि ये सीन में ये हो रहा है। और हालत ये थी कि जापान में जो फिल्में शुरू हुई थी वो फिल्में, तो एक ऐसा आदमी हुआ करता था जो चिल्ला चिल्ला कर आपको डायलॉग्स बताता था। उस आदमी की तनख्वाह उसमें काम करने वाले हीरो से ज्यादा हुआ करती थी, तो इतना लोकप्रिय हुआ करता था। हमारे यहाँ पर भी जो मूक फिल्में टेंट में या घूम घूम कर दिखाई जाती थी, तो या तो वो लोकल ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल कर लेती थी, अपने साथ ऑर्केस्ट्रा लेकर चलती थी, और जो सीन होते थे उसके मुताबिक वो गाने वाने बजा लिया करते थे। तो इस तरह से हमारा मूक सिनेमा शुरू होता है धीरे धीरे। जब लोगों ने ये सारे चित्र देख लिए, यानी अगर मैं भारत की बात करूं तो हैंगिंग गार्डन में दो पहलवानों की कुश्ती थी, बंदर और मदारी का खेल था, ये सब देखते देखते असल में जादू होता है ना, धीरे धीरे उतरता है। इससे पहले कि वो उतर जाए आपको उसके अंदर कुछ और ऐड करना पड़ता है। तो जब ये चित्र देखने का नशा उतरने जैसा हुआ, बाहर से फिल्में आने लगी, फिर हुआ कि इन चित्र में कुछ घटनाएं भी होनी चाहिए, कोई स्टोरी एलिमेंट होना चाहिए, कोई कहानी होनी चाहिए, और वो शुरू होती है, वहां से सिनेमा शुरू होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं साइलेंट फिल्म के दौरान। और एक 1915 में एक फिल्म आई थी। मजे की बात है कि 1915 की फिल्म आज भी उसी हाल में है। बर्थ ऑफ नेशन ग्रिफिथ की फिल्म थी। वो पहला आदमी था जिसने सिनेमा में एडिटिंग की शुरुआत की। उसने कहा कि डायरेक्ट शूट करके आप फिल्म नहीं बना सकते हो, हम छोटे छोटे इमेजेस लेंगे और उसको एडिट करके हम फिल्म बनाएंगे। तो उस आदमी ने जब शुरुआत की, उसकी फिल्म अभी मौजूद है। 1913 की राजा हरिश्चंद्र हमारे साथ हमारे पास नहीं है। 1931 की आलम आरा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने अपनी परंपराओं को और अपनी इन संस्कृतियों को, उसके प्रति हम कितने सजग रहते हैं उसका उदाहरण है ये। उनके पास है वो सारी चीजें। मेरे ख्याल से वो लुमियर ब्रदर्स के 10 रील भी अभी मौजूद हैं 1895 के, पर हमारे नहीं है। खैर, तो फिल्मों में कहानियां आना शुरू होती हैं, और हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही थी या बनाई जा रही थी, उसमें कुछ बहुत मजेदार लोग थे। एक बाबूराव पेंटर थे कोल्हापुर में, महाराष्ट्र फिल्म कंपनी, जिन्होंने शुरुआत की, और शाहू महाराज का हाथ जिनके सिर पर था, वो अपने हाथी घोड़े भी उनको दे दिया करते थे कि तुम सिनेमा में इस्तेमाल कर सकते हो। बाबूराव पेंटर ने यही भिंडी बाजार से कुछ कैमरे वैमरे उठाए रद्दी के, और उसको बनाकर अपना कैमरा बनाया, और उन्होंने फिल्म बनानी जब शुरू की, तो चूंकि जो कोल्हापुर था वो अंग्रेजों की रियासत नहीं थी, वहां पर शाहू महाराज जैसा व्यक्ति था जो चाहता था कि हर चीज का इस्तेमाल समाज के लिए हो। और वहां बाबूराव पेंटर ने क्या किया, उन्होंने कुछ साहित्यकार ढूंढे, जिसमें एक नारायण हरि आपटे थे, एक हरि नारायण आपटे थे। ये दो अलग आदमी, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। और उन लोगों से उन्होंने, अब चूंकि महाराष्ट्र में लिखी बनाई जा रही है फिल्म, और शाहू महाराज हैं, तो ज्यादा करके शिवाजी के एपिसोड्स उन्होंने लिए, सिंहगढ़ विजय, इस तरह के फिल्में बनाना उन्होंने शुरू किया। तो कहानियां उन्होंने यहाँ से लेनी शुरू की। ये बात फिर वही मूक फिल्म सिनेमा की है। 1925 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सावकारी पाश नाम से, जो नारायण हरि आपटे के उसी नाम के एक कथा कहानी पर आधारित था। 1925 में मैं जब प्रेमचंद को देखता हूँ तो मुझे उतनी प्रखरता नहीं दिखाई पड़ती जितनी नारायण हरि आपटे के यहाँ दिखाई पड़ती है, कि कैसे हमारा किसान साहूकारों के कर्ज के नीचे दब कर शहर में आता है, एक मिल में काम करता है, रुई के गट्ठे उठाता है, और कैसे यहाँ भी एक साहूकार उसके सामने है और वो उसको कैसे उसका शोषण करता है। और 1925 में मेरे ख्याल से चार्ली चैपलिन को छोड़ दें, क्योंकि वो तो जीनियस आदमी थे, पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह की फिल्म नहीं बनी थी
जहां पर एक आर्थिक शोषण को बहुत गहराई के साथ बताने की कोशिश बाबूराव पेंटर करते हैं। हालांकि वो फिल्म इतनी ब्लैक थी, मतलब इतनी सीरियस थी कि वो फिल्म नहीं चली। जाहिर था कि वो नहीं चल रही थी क्योंकि लोग उस तरह की चीज़ें देखने के आदी नहीं थे। बाद में बाबूराव पेंटर ने फिर से वो फिल्म बनाई, जब फिल्म में बोलने लगी और उसमें थोड़े लावणी और तमाशे ये सब डाल दिए, पर फिर भी नहीं चली। तो इस तरह से जो बड़े फिल्मकार थे, फिर ये सारे कला जो साहित्यकार थे वो शांताराम के पास आ गए, शांताराम ने उनका इस्तेमाल किया। खैर, और साहित्य सिनेमा में कैसे आता है, जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया, उसके पहले तो घटनाएं दिखाकर या फिर सब टाइटल्स या इस तरह से होते थे, लेकिन जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया तब हमारे डायरेक्टर्स को लगा कि अब हमको कहानी चाहिए, अब हमें एक प्लॉट चाहिए। तो एक और बात पहले स्पष्ट कर लें कि सिनेमा में हम क्या हो रहा है ये देखने नहीं जाते हैं, हम देखने जाते कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है वो तो हमको पता ही होता है। जैसे अगर आप रामायण का कोई या महाभारत पर आधारित कोई सिनेमा देखने जाओ, आपको सारी स्टोरी पता होती है, उसमें कुछ नया वो बता नहीं सकते हैं, पर वो कर कैसे रहे हैं वो देखना, वो सिनेमा आपको बताता है कि कैसे देखा जा रहा है। तो वो देखने जब आप जा रहे होते हो तो फिर ये शुरू हुआ कि अब कैसे हमें स्टोरीज चाहिए। तो शुरुआत का दौर या मुख्य फिल्मों के दौर में भी देखें तो सिनेमा ये चाहता था, सिनेमा रिस्क नहीं ले सकता, उसके कारण देखेंगे। सिनेमा जो आप जानते हो वही आपको बताने की कोशिश करता है। और हमारे यहाँ हमने देखा कि दादा साहब फाल्के ने या बाकी मैक्सिमम माइथोलॉजिकल फिल्में कृष्ण के जीवन को लेकर, जिस राजा हरिश्चंद्र की बात उन्होंने की फाल्के ने, हालांकि फाल्के हरिश्चंद्र पर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो तो बनाना चाहते थे कृष्ण पर फिल्म। जब उन्होंने पहली फिल्म 1911 में देखी सैंडर्स रोड में, तो वो फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट थी, तो उनको लगा मैं लाइफ ऑफ कृष्ण बनाऊं, पर उस समय तक कृष्ण के कथानक पर उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। और जिस नाटक को उन्होंने लिया, वो नाटक उसके 25 साल पहले से पूरे भारत में घूम घूम कर दिखाई जा रही थी। ये वही नाटक था जिसको गांधी जी ने पोरबंदर में देखा था और रोए थे, और फिर उन्हें लगा था कि मुझे हरिश्चंद्र की तरह बनना चाहिए। वही नाटक, मेरे ख्याल दयाराम रणछोड़ भाई ऐसे कोई हैं गुजराती के नाटककार, हालांकि नाटक हिंदी में हुआ करता था और वो नाटक पारसी रंगमंच के तर्ज पर पूरे भारत में दिखाया जाता था, और उसका बना बनाया स्क्रिप्ट इनके पास मिल गया था दादा साहब फाल्के को, और उन्होंने वो फिल्म बना ली थी। तो जो चीजें लोग जानते हैं वो फिल्में बनानी शुरू हुई, मैथोलॉजिकल फिल्में, राम को लेकर, कृष्ण को लेकर, महाभारत और ये सारी फिल्में हमारे यहाँ बनने लगी। और मेरे ख्याल से शांताराम पहले आदमी थे जिन्होंने मैथोलॉजी को छोड़ा, पहले इतिहास और उसके बाद वो डायरेक्ट समाज पर आ गए, क्योंकि शांताराम कोई बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे और उन्होंने कोई फिल्म इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किया। फिल्म इंस्टीट्यूट था ही नहीं, तो इंदिरा गांधी 69 में बनाती हैं शायद। तो लेकिन शांताराम ने जिस जिंदगी को देखा था, जिस बाबूराव पेंटर के साथ थे, तो उनको लगा कि फिल्में समाज को सुधारने का बहुत बड़ा जरिया बन सकती हैं। और जितने भी प्रॉब्लम उस जमाने में थे, चाहे वो सांप्रदायिकता का रहा हो, हिंदू मुस्लिम संबंध का रहा हो, एक तो बेहतरीन फिल्म 1933 या 34 के आसपास उन्होंने मराठी और हिंदी दो भाषा में बनाते थे वो, मराठी में कुंकू बनाई और हिंदी में दुनिया ना माने। और ये फिल्म फिर वही नारायण हरि आपटे का नॉवेल था ना पटनारी गोश्त, जिसके ऊपर उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म में बेमेल विवाह पर उन्होंने बहुत बड़ा तंज किया था और उसके खिलाफ वो फिल्म बनाई थी। मैंने देखा कि 1925 के आसपास ही प्रेमचंद भी निर्मला लिखते हैं, पर उस प्रेमचंद के निर्मला में निर्मला सरेंडर करती है सिस्टम को, और नारायण हरि आपटे की जो निर्मला है, शांताराम ने जब फिल्म बनाई तो हीरोइन का नाम निर्मला ही रखा, शायद उनको प्रेमचंद की निर्मला पता होगी। तो शांताराम की जो निर्मला है वो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है और वो कहती है अपने उस पति से, जो उसके पिता की उम्र का है, कि मैं तुमको अपना पति नहीं मानती हूँ और मुझे छूने की कोशिश करोगे तुमको मार डालूंगी। भारतीय परंपरा में पति को परमेश्वर माने जाने वाले समाज में एक औरत अपने पति को कहती है कि मुझे छूओगे तो मैं मार डालूंगी या मैं तुमको जला दूंगी। तो ये हिम्मत शांताराम में थी, वो हिम्मत प्रेमचंद में नहीं आई, उसके और कारण रहे होंगे। पर वो चीज जब शांताराम बना रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि फिल्म कौन देखता है? जिसके पास पैसा होता है, परचेजिंग पावर होती है। किसके पास थी? पुरुष के पास थी, अब महिलाओं के पास आ गई है। तो पुरुष फिल्म देखने जाएगा तो वो पुरुष को मारा जाता हुआ देखकर तो नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन
भारतीय लोगों के साथ उल्टा होता है। वो जिस सिद्धांत और आदर्श को जीते हैं उससे उलट भी वो देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, पर उसको अपना नहीं सकते। तो उनको उस औरत का साहस तो अच्छा लगा, पर अपने घर की बीवी का साहस उनको कभी अच्छा नहीं लगा। तो ये एक दोगलापन हमारे कैरेक्टर में है, तो वो अलग बात है। तो शांताराम की वो फिल्म तो हिट हो गई। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं कि मैंने इसको करीब 30 बार देखी और फिल्म देख देख कर ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। यही मैजेस्टिक सिनेमा में बम्बई में लगी थी वो दुनिया ना मानी। तो अब हुआ ये कि सिनेमा जो है वो साहित्य का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल क्यों करता है? क्योंकि सिनेमा जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। सिनेमा ये जो मनोरंजन का माध्यम है ये पूरी तरह से पूंजीवादी मनोरंजन माध्यम है, जिसमें ढेर सारी पूंजी लगती है। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे 1000 करोड़ रुपए की फिल्म बनी। 1000 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र के पूरे जिले के गांव में पानी, बिजली सब दिया जा सकता है और वो चलेगा 10-5 साल तक। लेकिन आपका जो 1000 करोड़ का सिनेमा होगा वो 2-2.5 घंटे आपको सिर्फ गुदगुदाएगा और निकल जाएगा। आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त उसे होगा जो उस फिल्म में काम कर रहा है, जो फाइनेंसर है, जो डायरेक्टर है, वो सारे लोग हैं। तो एक ऐसे व्यवसाय के लिए आप पैसा दे रहे हैं जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। ये पूंजीवाद का अपना एक कैरेक्टर है कि वो आपको कुछ नहीं देता और आपका सब कुछ छीन लेता है और वो चलता रहेगा। तो ये आपका सिनेमा पूंजीवाद में पैदा हुआ, इसमें ढेर सारी पूंजी लगी। पूंजी किसकी लगती है? डायरेक्टर के पास पैसे नहीं होते हैं, जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं। सत्यजीत रे ने तो यहाँ तक लिखा कि मेरा अपना घर मेरी अपनी किताबों की रॉयल्टी से चलता है, मेरे सिनेमा से नहीं, क्योंकि उनका सिनेमा तो जो प्रोड्यूसर बनाता पैसे वो ले जाता है। पथेर पांचाली का एक भी पैसा उनको नहीं मिला क्योंकि वो बंगाल गवर्नमेंट ने बनवाया। सारा मुनाफा बंगाल गवर्नमेंट ले गई। इनको सिर्फ संतोष हुआ कि मैंने एक फिल्म बनाई। तो बहुत कम डायरेक्टर होते हैं। अब डायरेक्टर जो बाकी के बिजनेस भी करने लगे हैं वो अब इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर उसके पास पैसा नहीं होता। तो फाइनेंसर नाम का एक जीव होता है। और मेरे किसी, आप बता दीजिए समझ, मेरे एक मित्र ने कहा कि इतना बड़ा हिंदुस्तान, बंबई में ही क्यों सिनेमा पैदा हुआ? तो बंबई में सिनेमा इसलिए पैदा हुआ कि पोर्तुगीजों के ज़माने में बंबई में सबसे बड़ा व्यवसाय अफीम का हुआ करता था और सारे पारसी उद्योगपति जो थे वो अफीम का कारोबार करते थे और खूब पैसा कमाया था। बाद में जब अंग्रेज आए तो अफीम को उन्होंने इलीगल घोषित किया, तो वो सारा पैसा सूती मिलों के कारोबार में गया, उसमें ढेर सारा मुनाफा आया। तो जहाँ पैसा होगा सिनेमा वहीं पैदा होगा, क्योंकि सिनेमा को पैसा लगता है। तो हमारा जो सिनेमा है उसमें जो पैसा लगाने वाला आदमी है वो ये सोचता है कि मैं अगर 1 रुपया लगाता हूँ तो 2 तो मुझे मिलना ही चाहिए। जिस डायरेक्टर को दिया जाता है उसको बोला जाता है मुझे 2 तो मिलना ही चाहिए। तो डायरेक्टर ये सोचेगा कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा देखने आए। ज्यादा से ज्यादा सिनेमा लोग देखने कब आते हैं? जब लोगों की अपनी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो जब संतुष्ट होती हैं तो वो देखने के लिए आते हैं। कोई आदमी सजग होने के लिए, शरीफ होने के लिए, महान होने के लिए सिनेमा देखने नहीं आता है, क्योंकि हमारे देश में सारे सिनेमा महान थे और अगर हम सब इतने सिनेमा प्रेमी थे तो हम सारे के सारे बहुत अच्छे लोग होते, पर हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं। उसकी वजह है कि सिनेमा जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, क्योंकि उसका वो उद्देश्य ही नहीं रहा कि आपको, वो तो आपसे पैसा वसूलना चाहता है। तो ऐसे में हुआ ये कि सिनेमा ने जो सारा पैसा लेना शुरू किया तो उसका ये था कि जो विषय है, विषय हम कहाँ से लें। तो शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, जिस बर्थ ऑफ नेशन की बात की वो भी एक नॉवेल है, गॉन विद द विंड भी नॉवेल है, लव एंड वॉर भी, ये सारे के सारे जो है वो तो साहित्य से लिए जाते रहे। तो सिनेमा वाला निर्देशक सोचता है कि मैं ऐसा क्लासिकल साहित्य लूं जो लोगों के दिमाग में पहले से बैठा है और उसको लेकर मैं सिनेमा बनाऊं। और वैसे ही गलती हमारे यहाँ के लोगों ने भी की और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रेमचंद को लिया और प्रेमचंद की फिल्में बनाना शुरू की और सारी की सारी फिल्में लगभग फ्लॉप रही, क्योंकि प्रेमचंद का लेखन अलग किस्म का था। उस लेखन को आप सिनेमा में ढालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। उसके लिए डायरेक्टर प्रेमचंद जैसा होना चाहिए, जैसे सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई और मृणाल सेन ने कफन पर बनाई।
मृणाल सेन जब कफन बना रहे थे तो कफन क्या कहना चाहता है मृणाल सेन वो बना रहे हैं, प्रेमचंद जो कह रहे हैं वो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि मृणाल सेन ने जिस कफन को जिया, जिसको पहचाना, जैसे अभी अरुणा राजे जी ने कहा कि वो चोर थे, असल में वो क्रांतिकारी थे, वो पूरी व्यवस्था के साथ असहयोग करना चाहते थे। इसीलिए मृणाल सेन ने उनको क्रांतिकारी के रूप में दिखाने की कोशिश की, जिस पर अमृत राय ने ऑब्जेक्शन लिया। तो सिनेमा जो होता है वो साहित्य का इस्तेमाल करता है, और साहित्य का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि उसको बना बनाया एक पैटर्न मिल जाता है जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन धीरे धीरे साहित्य से लोगों का मोह भंग होने लगा, उस तरह के सिनेमा से मोह भंग होने लगा। तो अब जो सिनेमा बनता है उसमें साहित्य नहीं होता है। अब जो हमारा देश है, देश में एक असंतोष है, आक्रोश है, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है हिंसा और दूसरा होता है जिसको हम कह सकते हैं सेक्स। ये दो चीजें आपके सिनेमा में भरपूर मात्रा में डाली जा रही हैं, और वो वही सारी फिल्में आप देखेंगे जो 1000 करोड़ कमा रही हैं, वो किसी साहित्यिक कृति पर बनी हुई फिल्म नहीं है। वो हैं जो आपको आप जिस माहौल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, और वहाँ आपका जो अल्लू अर्जुन है वो ढेर सारे लोगों को मार रहा है, तो आपको लगता है कि हम अपने इसके साथ लड़ रहे हैं। ये इसको हम लॉ ऑफ कंपेंसेशन कहते हैं। तो उस मानसिकता के तहत इस तरह की फिल्में लगातार बनती जा रही हैं और हम उसके शिकार होते जा रहे हैं। और अब सिनेमा घर में नहीं, आपके हाथ में आ चुका है। अब सिनेमा पर्सनल हो चुका है। पर्सनल होने के बाद